From EPS. चैत्र, दीप्ति, ये आसानी से हाथ में आएगा ब्रो। कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाओगे? उसने पार्टी में कुछ खा लिया होगा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है। इस वीडियो में जितना है उससे आगे तो नहीं हुआ ना? पार्टी के बाद क्या? 5 लड़के थे। पार्टी खत्म होने से 2 घंटे पहले जा रही हो। पार्टी की वाइब पसंद नहीं है? बेटा, प्लीज डोंट डू दैट। मुझे ये सब पसंद नहीं है। चैत्रा, इट्स ओके। सब राक्षस थे माँ। ड्राइंग पास कर। कि अपने बेटे ने जो हरकत की है उसके खिलाफ ये किसका साथ देती है? उसने कितना सीरियस क्राइम किया है, पर तुम्हें तो मेरी बात सुनी ही नहीं। 5 लड़कों ने बेदर्दी से एक माइनर लड़की का रेप किया है। क्या लड़कियों का लड़कों से दोस्ती करना गलत है? अपने बेटे को नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है, उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। वो माँ अपने बच्चे को एक आदर्श इंसान बनने की शिक्षा देती है। उसी माँ का बच्चा जब हैवान बन जाता है और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है, तब वो माँ क्या करेगी? अपने बच्चे का हर अन्याय भुलाकर उसे माफ कर देगी या उसे अपने हाथों से ही सजा देगी? वही देखेंगे आज की इस कहानी यूफोरिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। शुरू में दिखाया जा रहा है बहुत से वकील आपस में कह रहे हैं कि एक अजीब सा केस आया है। एक औरत अपने ही खिलाफ पिटीशन फाइल की है। एक जर्नलिस्ट हमें बता रहा है कि एक औरत विद्या खुद के किए गुनाहों के लिए अपने ही खिलाफ केस दर्ज की है। विद्या को कोर्ट में बुलाया जा रहा है। विद्या मन ही मन कह रही है कि मैं इतने दिनों से बहुत रोई। एक इंसान होने के नाते मैंने खुद को सजा देने की हर संभव कोशिश की और कोर्ट की तरफ बढ़ती जाती है। कोर्ट के आसपास के जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि आपने कौन सी क्राइम की है, क्या किसी का खून किया है, अपने घर वालों का? पर विद्या कुछ भी नहीं बताती। यहाँ से सीन बदल जाता है। हमें कुछ स्कूल के लड़के दिखाए जाते हैं जो अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, और एक तरफ एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम चित्रा है, उसका एक भाई भी है जो काफी ब्रिलियंट है। चित्रा को घर में सब बहुत प्यार करते हैं। चित्रा भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। चित्रा के हाथ की कॉफी से ही हर दिन उसके माता पिता के दिन की शुरुआत होती है। एक दिन चित्रा की दोस्त दीप्ति उसे कॉल करती है और यूफोरिया पार्टी में जाने के लिए कहती है, पर चित्रा कहती है नहीं, उस समय मेरी स्टडी का टाइम होगा। तो दीप्ति कहती है फोन स्पीकर पे दो, मुझे अंकल आंटी से बात करनी है। चित्रा फोन स्पीकर पे देती है। दीप्ति चित्रा के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके उसे यूफोरिया पार्टी में जाने के लिए मना लेती है। जब चित्रा पार्टी में पहुंचती है तो दीप्ति उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ भी करती है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। पार्टी में वो स्कूल के लड़के भी थे। उसमें से विकास चित्रा से बात करने की कोशिश करता है। चित्रा भी थोड़ी बहुत बात करती है, फिर पार्टी में डांस भी करती है। पार्टी खत्म करके जब चित्रा घर लौटती है तो किसी से बात नहीं करती, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को लगता है कि बहुत थक गई होगी, पर नहीं, उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था, जैसे कि फिजिकल वायलेंस। तो हमें पता चलता है एक वीडियो से। दीप्ति कॉल करके कहती है उन लड़कों में से किसी ने ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें दीप्ति आपत्तिजनक परिस्थिति में है। इधर उन लड़कों को टेंशन हो जाती है। उसमें से किसी एक ने मजे के लिए ये वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। अब डिलीट तो कर दिया है, पर डिलीट करने से पहले कुछ लोगों ने देख लिया था, जिसमें से दीप्ति भी एक थी। विकास उन लड़कों पर चिल्ला रहा था। सभी लड़के ने तय किया कि वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, पर विकास ये सब नहीं मानता। वो कहता है कि हम सब इसे सामने रहकर फेस करेंगे। इसमें उसके 4 दोस्त राजी नहीं होते हैं, उन्हें भाग जाना ही सही लगता है। इधर जब चित्रा खाने के टेबल पर उदास सी बैठी थी तो उसके पिता सर पे हाथ रखने जाते हैं।
तभी चित्रा उस ट्रॉमा में रहने के कारण कहती है मुझसे दूर रहो। उसका भाई भी पास आता है तो चित्रा उसे भी दूर रहने को कहती है। उसके ऐसे बर्ताव से उसके माता पिता डर जाते हैं और चित्रा से पूछते हैं क्या हुआ। चित्रा रोते रोते कहती है उस दिन पार्टी के बाद फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन दीप्ति के जाने के बाद चित्रा वेट कर रही थी, तभी वहाँ विकास और वो लड़के आए और लिफ्ट देने की बात की। चित्रा तब कहती है मेरे पापा आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, तो विकास कहता है हमारे साथ चलो, हम लोग तो दोस्त ही हैं, ऐसे भी आज हम में से किसी एक का बर्थडे है। चित्रा भी उनकी बातों में आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वो बेकरी जाते हैं, वहाँ से दूसरे गाड़ी में बैठते हैं, फिर सुनसान सड़क पर एक एक करके उसके साथ गलत काम करते हैं। ये सब उसकी माँ उसके पापा को आकर बताते हैं कि वो 5 लड़के मिलकर चित्रा के साथ कितना गलत किया और रोने लगती है। चित्रा के पापा कहते हैं वो लड़के कौन है, मैं उन सब का खून कर दूंगा। चित्रा की माँ कहती है अब हम क्या करेंगे, हम इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तभी चित्रा कहती है हम पुलिस के पास जाएंगे, हम क्यों डरे, मेरी क्या गलती थी, क्या इन लड़कों के लिए हम पार्टी में नहीं जा सकते। चित्रा के इन सब बातों के बाद उसके पापा उसे थाने लेकर जाते हैं। थाने में इंस्पेक्टर चित्रा से कहते हैं उस दिन क्या हुआ। हाँ बेटा सब कुछ सही से बताओ, वो लड़के कौन थे, मैं उन्हें थाने में जरूर पकड़ लाऊंगा। पर चित्रा कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमा में से बाहर नहीं आ पाई थी। इंस्पेक्टर को भी ये समझ में आ रहा था, तो इंस्पेक्टर ने चित्रा को भरोसा सेंटर भेज दिया जहाँ ये सारी जानकारी बहुत कुशलता से ली जाती है। वहाँ जाने के बाद चित्रा थोड़ी नॉर्मल होती है और सारी जानकारी सही से दे पाती है। उसके बाद चित्रा को एग्जामिन करके और सीसीटीवी फुटेज निकालकर सबूत जुटाए जाते हैं और पुलिस विकास तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद इस केस की पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। वहाँ सारे पत्रकार पुलिस से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तब इस केस के इंचार्ज एक पुराने केस साइको साहिल की बात करके ये समझाते हैं कि किस तरह लोग सिर्फ अपराधी को याद रखें और विक्टिम को भूल जाए। तब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि अब इस केस में आप क्या करोगे। तो इंचार्ज कहते हैं इस केस का असली गुनाहगार बच्चे नहीं उनके माता पिता है। वो अगर सही से अपने बच्चों की परवरिश करते तो ऐसा नहीं होता। वे 5 लड़के तो माइनर है, उनका नाम हम रिवील नहीं कर सकते पर पेरेंट्स का नाम जरूर बता सकते हैं। तो पत्रकार कहते हैं क्या आप उन वीआईपीज का नाम रिवील कर दोगे। इंचार्ज कहते हैं कि हाँ, इसके बाद मुझे जो फेस करना होगा हम देख लेंगे। ये कहकर वो पहला नाम बताते हैं कॉर्पोरेटर कृष्ण कुमार का बेटा, फिर दूसरा नाम बताते हैं एमएलए पुरुषोत्तम का बेटा, तीसरा नाम चेयरमैन का बेटा, चौथा नाम प्रेसिडेंट का पोता और 5वां विद्या का बेटा। विद्या विकास स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल है और एक हाई प्रोफाइल लॉयर की वाइफ। वो हमेशा ऐसे केसेस में प्रोटेस्ट करती है। इंचार्ज कहते हैं देखते हैं अपने बेटे के केस में वो क्या करती है। इस केस में हम कोशिश करेंगे कि दोषियों को अधिकतम सजा मिले। इधर सारे वीआईपीज टीवी पर अपना नाम देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता इस केस को कैसे रोके। विद्या भी मीटिंग में है, वहाँ सारे मेंबर्स उनसे पूछ रहे होते हैं इस केस के बारे में। तो विद्या कहती है इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है और सारी जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ और मीटिंग छोड़कर चली जाती है। स्कूल के कुछ बच्चे उन्हें टीज करते हैं और कहते हैं कि पहले अपने बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए थी, हमें तो बहुत सिखाती हो। जैसे ही विद्या घर पहुंचती है उसके हस्बैंड विवेक कहते हैं ऐसे तुमने रिजाइन कर दिया, केस तो अभी चल ही रहा है और तुमने विकास को दोषी मान लिया, ऐसी माँ हो तुम। तो विद्या कहती है और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें, तुम्हें भी पता है वो सीरियस क्राइम किया है। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। 10th क्लियर करते ही तुमने उसे बाइक दे दी। हाँ, मैंने जो एक्सपीरियंस नहीं किया वो मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, जबकि उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। अब देखो उसने एक लड़की को फोर्स किया है, अब क्या कहोगे। अब विवेक कहता है हाँ माना, मैंने उसे जरूरत से ज्यादा दिया है, पर तुमने क्या किया है, अपने स्कूल को टॉप पर पहुंचाने के लिए अपने बच्चे को ही भूल गई। उसे टाइम देने की जगह तुमने अपने काम को ही चुना। तुम्हारे इसी बर्ताव के कारण वो इतना बिगड़ गया। देखो ये समय नहीं है आपस में लड़ने का, हमें मिलकर उसे बचाना होगा। मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, पर आखिरकार वो हमारा ही बच्चा है, उसे अकेले कैसे छोड़ दे। तुम भी इसमें मेरी हेल्प करो। विद्या कहती है ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस केस में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इससे अच्छा तो ये होता कि हम सब मर जाएं।
टीवी पर भी सब विद्या को लेकर ही बात करते हैं, कहते हैं एक माँ के रूप में वो कितनी फेलियर है। ये सब देखकर वो बहुत रोती है और पुरानी बातें याद करती है। जब विकास उसका प्यारा सा बच्चा था, विकास बहुत अच्छा भी था। जब से उसने स्कूल पे ध्यान दिया तब से विकास अकेले पड़ गया और कब ऐसा बन गया उसे समझ ही नहीं आया, और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। इधर पुलिस कमिश्नर उन लड़कों से कुछ भी नहीं जान पाई थी। उन्हें 2 दिनों तक भूखा रखा गया, बहुत मारा पीटा गया, पर वो कुछ नहीं बताए। अब उन्हें बिरयानी खिलाया जाएगा। विकास को पहले खिलाया गया, उसका पेट भर गया तो भी उसे और बिरयानी खाने के लिए कहा गया। इस तरह खाना खिलाकर उन्हें टॉर्चर किया गया ताकि वो अपना स्टेटमेंट दे दे। इधर कमिश्नर को सारे वीआईपीज डराने के लिए आ जाते हैं। तब कमिश्नर चीफ मिनिस्टर से बात करवाते हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं इस केस में वो कमिश्नर के साथ है और इस केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद कमिश्नर उन लड़कों को एक गाड़ी में बिठाते हैं और उस दिन जो कुछ भी उन लड़कों ने चित्रा के साथ किया वो करके दिखाने के लिए कहते हैं। लड़कों के पास कुछ और उपाय नहीं होता है, उन्हें सब कुछ सही से बताना पड़ता है। और फिर कमिश्नर ने कहा तुम सब ने उस लड़की की लाइफ नहीं अपनी लाइफ खराब की है और मैं ये सब खुद सुनिश्चित करूंगा। इसके बाद उन लड़कों को एक टेस्ट के लिए ले जाते हैं जहाँ उन्हें पैंट के बिना रहना था। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। एक लड़के ने कहा 3 मिनट के प्लेजर के लिए पुलिस हमारी लाइफ हेल कर दी, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। इधर विवेक विद्या से कहते हैं पुलिस विकास को इतना टॉर्चर कर रही है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो, तुम्हें उसकी याद नहीं आई? वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तब विद्या कहती है वो अकेले नहीं था, 4 लड़कों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। 1 हफ्ते हो चुके हैं। कभी सोचा है वो लड़की कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है? विवेक कहता है तुम्हारा बेटा जेल में है और तुम दूसरे के बच्चे को लेकर परेशान हो, कैसी माँ हो तुम? विद्या कहती है मेरा बेटा जेल में क्यों है, मुझे तो उस माँ के लिए चिंता हो रही है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। वो इसे कैसे मान पाएगी? मुझे अगर पहले पता होता कि विकास ऐसा करेगा तो मैं उसे जन्म ही नहीं देती। तभी विवेक के पास एक कॉल आता है कि विकास थाने में सुसाइड करने की कोशिश की है। विवेक विद्या से कहने लगते हैं लो तुम विकास को मारना चाहती थी, वो अब अपनी जान लेने की कोशिश की है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल भागते हैं। जब विकास को होश आता है तो विद्या कहती है क्यों मारना चाहते हो खुद को, जैसी क्राइम तुमने की है उसकी कोई माफी नहीं होती। अपनी गलती के लिए मरना तो तुम्हें होगा पर तब तक नहीं जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता। पुलिस वाले भी विद्या के इन बातों से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कोर्ट की पेशी थी जहां विकास और उसके दोस्त थे, चित्रा भी थी और उनके परिवार भी। जज बड़े प्यार से चित्रा से कहती है बेटा उस दिन क्या हुआ था सारी बातें बताओ, तुम जैसी लड़कियों के लिए मैं माँ जैसी हूँ। चित्रा बताती है विकास नाम का एक लड़का था जिसे मैंने अच्छा लड़का समझा था, दोस्त मानकर उसकी गाड़ी में बैठी थी, पर वो दोस्ती के लायक नहीं था, उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी, वो राक्षस थे। लड़कियां कभी पार्टी में नहीं जा सकती, किसी लड़के से नॉर्मली बात नहीं कर सकती। ऐसा ही होता रहा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। उस दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं कभी भी किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी, कभी भी दोस्ती कर पाऊंगी या नहीं पता नहीं, इस ट्रॉमा से कभी निकल भी पाऊंगी या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। ये सब सुनकर विकास और उसके दोस्त रोने लगते हैं। उन्हें रियलाइज होने लगता है कि वो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरे पक्ष के वकील कहने लगते हैं ये तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है, फिर कैसी क्राइम। ऐसे ही आर्गुमेंट हुए दोनों पक्षों के वकीलों के बीच, पर जज कहते हैं कुछ भी हो जब 18 साल के नीचे कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे क्राइम ही माना जाता है। 1 हफ्ते का समय देती हूँ पुलिस को, मुझे हार्ड प्रूफ चाहिए। घर आते ही बैग भरकर गोल्ड और पैसा लेकर आते हैं गैंग की फैमिली की तरफ से। कहते हैं इस केस को और ज्यादा ना बढ़ाएं, इससे लड़की की बेइज्जती होगी, इन पैसों को रख लें और भी पैसों का इंतजाम किया जा सकता है। पर चित्रा के पापा एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं हम भी अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपनी बेटी के लिए इंसाफ। साथ में जब कोर्ट की हियरिंग होती है तो सबूत के तौर पर उस दिन की वो वीडियो पेश की जाती है और इसमें इंचार्ज बहुत मेहनत करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है ये 5 लड़के मिलकर चित्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद जज इन 5 को कड़ी से कड़ी सजा देती है और 5 को जेल जाना पड़ता है। इस खबर के पब्लिक होते ही विवेक और विद्या को पूरे शहर की हिंसा झेलनी पड़ती है।
उनके स्कूल में तोड़फोड़ होती है और घर पर भी हमले होते हैं। तब विद्या अपने आप को ही दोषी मानती है और सोचती है उसके अवहेलना से ही विकास ऐसा हो गया। वो कहती है मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। पर विकास को एक दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ साइको साहिल पहले से ही था। विकास के जाते ही सब उसे रेपिस्ट कहकर ट्रोल करते हैं। साइको साहिल के कहने पर सब उसे बांधकर गलत काम करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि साइको साहिल विकास पर यूरिन भी पास कर देता है। ये सब बर्दाश्त से बाहर था। एक दिन विकास भी जवाब में साइको साहिल को बहुत मारा। सब हैरान रह गए क्योंकि साइको साहिल को कभी किसी ने नहीं मारा था। विकास ही पहला है। अब प्रेजेंट में विद्या कोर्ट की तरफ जा रही है और कह रही है अपने बेटे को ऐसी बर्बाद लाइफ मैंने ही तो सजा में दी है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। आसपास के लोग कहने लगते हैं 4-5 साल पहले जो 5 लड़कों का रेप केस चल रहा था उसमें इसका बेटा प्राइम सस्पेक्ट था, किसी ने सजा दिलाई थी। ये अपने बेटे की लाइफ खुद ही बर्बाद कर दी। इसके बाद देखते हैं विद्या और विकास के बीच में बंदूक लेकर छीना झपटी चल रही है और विकास कांच के टेबल पर गिर जाता है। विद्या ये सब याद कर रही है और सोच रही है आज मैं ये जानने के लिए यहाँ आई हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। फैसला चाहे जो भी हो आज मैं कोर्ट में अपनी बात जरूर रखूंगी। देखते हैं 6 साल बाद विद्या अपने बेटे से मिलने जाती है। जेलर उनसे कहते हैं 6 साल में आपका बेटा बहुत बदल गया है, उसे देखकर घबरा मत जाइए, उसका व्यवहार पहले से और बुरा हो गया है। फिर विद्या विकास को घर ले जा रही थी। तब विकास पैर को जिस तरह रखकर बैठा था वो काफी अपमानजनक था। जेलर ने ये भी कहा था कि आप इसे IIT का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, वो शायद संभव ना हो क्योंकि जेल में पढ़ाई का अवसर रहते हुए भी उसने पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा। तब विद्या एक एग्जाम्पल दिखाती है जिसमें ऐसे ही किसी ने IIT क्रैक किया था और जेलर से रिक्वेस्ट करके उसे पढ़ने के लिए बाहर ले जाती है। विकास के इन सब हरकतों को देखकर विद्या समझ जाती है विकास को सही रास्ते पर लाना कितना मुश्किल होगा। विकास के इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानती है, इसलिए वो एक कोशिश जरूर करना चाहती है, देखना चाहती है कि वो एक बार फिर से उसे सही रास्ते पर ला पाती है या नहीं। तभी देखते हैं विकास गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। विद्या इससे परेशान हो जाती है और चारों तरफ विकास को ढूंढने लगती है। विकास वहाँ से भागकर अपने एक दोस्त के पास जाता है। वहाँ जाकर ड्रग्स का एक डोज लेता है। ढूंढते ढूंढते विद्या भी वहां पहुंचती है तो विकास को बेहोश पड़ा हुआ पाती है। उसके दोस्त से पूछती है क्या दिया विकास को, और वो कुछ नहीं बताते। बड़ी मुश्किल से विद्या विकास को घर ले जाती है और विकास घर देखकर फिर भागने की कोशिश करता है। तभी विवेक आता है और विकास को ऐसे बर्ताव करते हुए देखकर कहता है ये कैसा व्यवहार है, गाड़ी में बैठो। विद्या कहती है गाड़ी में क्यों, उसे घर लेके जाना है। विवेक कहते हैं देखो अब उसे घर ले जाना संभव नहीं है, सीन क्रिएट मत करो। अब विद्या गुस्से से कहती है आप इससे दूर रहो, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, इसे पढ़ने के लिए 3 महीने की बेल मिली है और तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहकर विकास को घर ले जाती है। ये सब कुछ पड़ोसी भी देख रहे थे। सब कहने लगे इस तरह के क्रिमिनल के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसे में हमारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे। तब विवेक कहते हैं तो ठीक है आप लोग कहीं और रह लो, खर्चे हम उठा लेंगे, भूलिए मत ये प्रॉपर्टी विकास की भी है। विद्या अपने हाथों से विकास को खाना खिला रही है और कह रही है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बड़े प्यार से वो विकास को रात को सुला देती है। सुबह जब वो विकास को उठाने जाती है तो देखती है विकास किसी लड़की के साथ सोया हुआ है। वो गुस्से से भर जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर फेंक देती है और लड़की को कहती है अगर तुमने विकास को ड्रग्स दिया तो दोनों को जेल में डाल दूंगी, और विकास को क्लास के लिए तैयार होने के लिए कहती है। इसके बाद विकास उसी लड़की के साथ क्लास में पहुंचता है और सभी बच्चों से कहता है आपकी मैम तो गोल्ड मेडलिस्ट है और मैं एक रेपिस्ट। याद है ना वो केस, मैं 6 साल तक जेल में रहा हूँ और आगे भी जेल में ही रहूंगा, मुझे ऐसी ही सजा मिली है। तो ये सब मेरे किस काम का, मेरा फ्यूचर तो जेल में ही है।
और शराब से किताबों में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विद्या विकास के रूम में तलाश शुरू कर देती है और ड्रग डीलर का पता ढूंढ लेती है। पुलिस को सारी जानकारी दे देती है। पुलिस ड्रग डीलर को पकड़ लेती है और विद्या को थैंक्स कहने के लिए घर आती है। तभी विकास से कहते हैं कमिश्नर, 6 साल तक तुम जेल में रहकर भी कुछ नहीं सीखा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रही है और तुम्हें एक चांस मिला है, उसे काम में लगाओ, नहीं तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद ही पुलिस कमिश्नर अपनी टीम से विकास और उसके दोस्तों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। इधर विकास अपने दोस्तों को कॉल करके घर बुलाता है पार्टी करने के लिए, जहां शराब से लेकर ड्रग्स सब कुछ उपलब्ध है। इसके बाद ही देखते हैं विद्या बंदूक लेकर आती है और एक एक करके शराब की बोतलों को शूट करने लगती है। ये सब देखकर सभी डर के मारे भाग जाते हैं, पर विकास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, ओ तो आपके पास लाइसेंस वाला गन भी है, लो शूट करो, मुझे मार दो। और गन अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, मेरे जैसा हैवान को तुम मार नहीं पाई, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ। मैं सबको एक एक करके मार दूंगा, जिसमें पहला नाम कमिश्नर का है। कहकर बंदूक लेकर जाने लगता है, पर तभी उसे ड्रग का नशा चढ़ जाता है और वो अपना होश खो देता है। तभी विद्या बंदूक छीनने की कोशिश करती है, पर विकास बंदूक तो देता ही नहीं, उल्टा विद्या का गला दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि वो नशे में था, इसलिए वो भूल ही गया था कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। और तभी वो सबसे गंदा काम करता है, अपनी माँ को ही वो वैसी गंदी नजरों से देखता है जैसे वो दूसरी लड़कियों को देखता था। विद्या ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और विकास को एक जोर का धक्का देकर खिड़की के बाहर गिरा देती है और कहती है, तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, इतना नीचे तुम कैसे गिर सकते हो? ये भी भूल गए सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। तुम्हें सुधारने का जो थोड़ी सी उम्मीद मेरे मन में थी, आज सब खत्म हो गया। तुम्हें मैं कैसे जिंदा रखूंगी? तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है और मुझे भी मर जाना चाहिए, मेरी ही गलती है। और बहुत शराब पीने लगती है और विकास को घर के बाहर रास्ते में छोड़ कर आती है। रात भर विकास रास्ते में ही भटकता रहता है। सुबह बंदूक लेकर वो घर आता है। वो विद्या को मारने ही आया था, पर आकर देखा विद्या नशे में धुत पड़ी हुई है और शराब ही पी रही है। विकास को देखकर विद्या कहती है, तुमने सही कहा था, शराब हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जहाँ रियलिटी को भूलकर भी जी सकते हैं। आओ आज से यही हमारा दोस्त, मिलकर शराब पीते हैं। ये सब देखकर विकास को बुरा लगता है और वो कुछ न कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर थाने में कमिश्नर और उसकी टीम को विकास और उसके दोस्त अमर के बारे में पता चलता है। अमर ही ड्रैग रैकेट का हिस्सा है। वो जेल में भी ये रैकेट चला रहा था। बाद में उसने विकास को भी इसमें जोड़ लिया। सब मिलकर ड्रैग रैकेट चलाया है। इधर विद्या को देखते हैं, वो तो रास्ते में पब में हर जगह शराब ही पी रही है। वो ऐसी जिंदगी से परेशान हो गई थी। वो शराब पी पी कर खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसे रास्ते में शराब पीते हुए देखकर लोग कहते हैं, ऐसी बदमाश लड़के के लिए उसकी माँ भी बर्बाद हो गई, उसे जेल में क्यों नहीं भेज देती। अभी देखते हैं विकास अपनी माँ को ढूंढ लेता है और घर ले आता है। उसे तब समझ में आता है कि वो कितना गलत है, कितनी बड़ी बड़ी गलती उसने की है। सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी, उसके माँ को नहीं। हम ये भी देखते हैं विकास की एक दोस्त जो बहुत गरीब घर से थी, पढ़ने के लिए शहर आई थी। सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, उसे पैसों की जरूरत थी। धीरे धीरे वो भी इस ड्रग रैकेट का हिस्सा बन गई, अपने परिवार को भूल गई। देखा जाए तो वो पढ़ लिख कर अपने परिवार का भविष्य बदल सकती थी, पर कैसे कर पाती। कुछ लोग होते हैं जो गरीब घर के बच्चों को ठीक से पढ़ने नहीं देते, हमेशा तंग करके रखते हैं, हेल्प नहीं करते। इसलिए कभी कभी गरीब घर के बच्चे ऐसे गलत संगत में फंस जाते हैं। पर अब विद्या और विकास को देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी थी। उस लड़की का नाम अमृता है। उसके ग्रुप की एक लड़की रिचा ड्रग के नशे में पागल हो जाती है और ट्रेन के सामने भागने लगती है। विकास बहुत कोशिश करता पर उसे बचा नहीं पाता है। उसके सामने ही रिचा की मौत हो जाती है। तब उसे और गिल्टी फील होने लगता है। अमृता की माँ भी उसकी राह देखते देखते एक दिन मर जाती है। जब ये बात अमृता को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इधर विकास हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। वो तो हर जगह नशे में पड़ी रहती है। आज वो नशे में स्विमिंग पूल में गिर गई थी। विकास कहता है, माँ घर चलो। तब विद्या कहती है, घर कहाँ है?
वो तो टूट गया। जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तो विकास देखता है उसके पिता विवेक भी रो रहे हैं। वो कुछ भी बोल नहीं पाता, बस चुप रहता है। दूसरे दिन विद्या सुबह कहती है, मेरी बोतल खाली क्यों है? घर की मेड कहती है, विकास बाबा सब फेंक दिए हैं। तभी वहाँ विकास आता है और कहता है, मेरी गलती की सजा आप अपने आप को मत दो। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं पढ़ाई करूंगा और आप भी ठीक रहो प्लीज। नहीं तो ये जो आपकी बंदूक है मेरे पास है, इससे आपको शूट कर दूंगा और जीवन भर जेल में ही रहूंगा। कहकर बंदूक रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन देखते हैं विकास विद्या के क्लास में पढ़ने जाता है। विद्या जैसे पढ़ाती है वैसे ही मन लगाकर पढ़ाई करता है। इधर पुलिस साइको साहिल को बुलाता है पूछताछ के लिए। कमिश्नर कहते हैं, देखो साहिल, मुझे पता है तुम ही इस शहर में प्राइमरी ड्रग डीलर हो। तुम्हारा सेलमेट विकास सब कुछ बता दिया है। अब बताओ सारे ड्रग्स कहाँ पे छुपा के रखे हो? अगर सही पता बता दिया तो तुम्हें सेकंड चांस मिल सकता है। तब साहिल कहता है, विकास को क्या पता है, उसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल के दिखाओ। विकास सहित सारी कहानी मैं खत्म कर सकता हूँ, वो भी चुटकियों में। और आपको तो मेरा ड्रग्स ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई करने से बार बार मांगोगे, और अगर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जिसने मेरा ड्रग्स ट्राई किया है तो वो आपको मार ही डालेंगे। अभी तक तो वो ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। कमिश्नर कहते हैं, जेल में जो भी तुम करते हो वो तुम्हारा सपना है। अगर तुमने सब सच नहीं बताया तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। इधर विकास को उसकी माँ कॉल करती है, कहती है, कल तुम्हारा एग्जाम है, जल्दी घर आना और टाइम से सो जाना। विकास बोला ठीक। विकास के पापा भी कॉल करते हैं, कहते हैं, कल मैं तुम्हें एग्जाम हॉल ड्रॉप करने जाऊंगा। जैसे ही विकास कॉल कट करता है वहाँ धीरज आता है। धीरज भी उससे रेप केस का गुनहगार था। वो भी 6 साल तक जेल में रहा था। विकास धीरज को देखकर खुश हो गया और पूछने लगा, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तब धीरज कहता है, लगभग 6 साल बाद मिले हैं। हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई उस 3 मिनट की गलती के लिए। अच्छा तुम्हें पता है उस दिन हमारे खिलाफ सबूत किसने जुटाए थे? तुम्हारी माँ ने। तब विकास कहता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। माँ मुझसे गुस्सा जरूर थी पर वो ऐसा नहीं कर सकती। तब धीरज गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने ही सारे सबूत दिए थे पुलिस को। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ के लिए ही हमें इतनी बड़ी सजा मिली है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिस फोन से विकास ने उस दिन वीडियो शूट किया था वो बाथरूम में फ्लश कर दिया था। विद्या ही उसे ड्रेन से निकलवाई थी और पुलिस से कॉल करके कहती है, मुझे वो फोन मिल गया है जिसे विकास डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। उम्मीद है इसमें कुछ न कुछ प्रमाण जरूर मिलेगा। कमिश्नर भी खुश हो जाता है और कहता है, थैंक्स, इससे बहुत हेल्प होगी। धीरज तब कहता है, जब हमारे पेरेंट्स हमें बचाने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हारी माँ हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, हमें सजा दिलाने की कोशिश कर रही थी और हमें सजा मिल गई। अब ये सजा कम करने का कोई रास्ता नहीं है। सोचिए कैसी सोच है इनकी। जैसी क्राइम इन लोगों ने की थी उसकी सजा तो मिलनी ही थी। अगर कोई ऐसा काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिए। धीरज ये भी कहता है, अब ऐसे एग्जाम के बहाने हम 2-3 महीनों के लिए बाहर आ सकेंगे। हमारी लाइफ तो खत्म है भाई, वो भी तुम्हारी माँ के लिए। विकास कहता है, मेरी माँ ने मुझे बचाया इसलिए ताकि मैं हर पल मर सकूं। तुम लोगों की लाइफ भी बर्बाद कर दी, वो भी मेरी माँ ने। ये मुझे आज सुनना पड़ा, कहकर गुस्से से चला जाता है। बीच रास्ते में वहाँ साहिल आ जाता है जेल से भागकर विकास को मारने के लिए। पीछे पीछे पुलिस भी आती है। देखते हैं एक्सीडेंट में साहिल की मौत हो जाती है और उसके पास मिले सबूत से ड्रग्स ट्रैक किए जाते हैं और पुलिस उन्हें जला देती है। इधर विकास रात भर गुस्से से घर नहीं आता। विद्या बहुत ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। सुबह एग्जाम हॉल के बाहर विद्या वेट कर रही थी पर विकास वहाँ भी नहीं आया। विद्या कोर्ट में यही गलती मानने के लिए आई थी। वो अपने आप को ही इस सब के लिए दोषी मानती है, इसलिए सजा मांगती है। कोर्ट में विवेक सहित वहाँ बाकी लोगों ने भी ये माना कि बच्चों की ऐसी हरकतों के लिए अक्सर माँ बाप ही दोषी होते हैं और वो कभी विद्या की तरह अपनी गलती नहीं मानती। इधर कमिश्नर विद्या को बताती है, कोर्ट ने विकास को एक और मौका दिया है। ये सुनकर विकास गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्यों मुझे कोई इस क्राइम को भूलने नहीं दी? छोटी उम्र में की हुई इस
गलती के लिए मैं हर रोज मर रहा हूँ, वो भी अपनी माँ के लिए। वो ऐसा ही चाहती थी, तभी तो सारे सबूत जुटाए थे। मेरे जैसे क्रिमिनल को सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए, मार ही डालिए मुझे। तब कमिश्नर कहते हैं ये बात सच है कि समाज तुम्हें किसी भी तरह ये भूलने नहीं देगी। ये ऐसी ही क्राइम है जो समाज जीवन भर विक्टिम और एक्यूज दोनों को ही भूलने नहीं देती। पर तुम्हें ऐसे ही जीना सीखना होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी ये झेल रहा है। इस सब के बाद भी तुम्हारी माँ तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही है, इसलिए प्लीज कल अच्छे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ और एग्जाम के लिए परमिशन लेके आओ। उम्मीद है तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। अगले दिन विकास विद्या के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचता है। विकास अकेले ही अंदर जाता है। यहाँ पे किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि 6 साल बाद वही चित्रा के सामने विकास को लाकर खड़ा कर दिया। चित्रा के हाथों में ही अब विकास का फ्यूचर है, क्योंकि चित्रा ही मैजिस्ट्रेट है। चित्रा को देखकर विकास रोने लगता है। उसे एहसास होने लगता है वो जो गलती की थी वो गलती नहीं पाप था। चित्रा के असिस्टेंट बताते हैं ये विकास है, इसने 6 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक माइनर लड़की के साथ रेप किया था। माइनर था इसलिए नाम मेंशन नहीं है। इसके बाद एक एग्जाम भी मिस किया है। इसे दूसरा चांस कैसे मिल सकता है? इसे पढ़ने का मन है ऐसा लगता तो नहीं। चित्रा उनकी बातों को अनदेखा करके विकास से कुछ सवाल पूछती है। विकास सबका सही सही जवाब देता है। चित्रा परमिशन ग्रांट करके विकास को ऑल द बेस्ट कहती है। विकास रो पड़ता है और वहाँ से निकल आता है। बाहर आकर फाइल अपनी माँ को देता है और रोने लगता है। विद्या कहती है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें परमिशन मिल गया। पता नहीं मैजिस्ट्रेट कौन है। उनका दिल बहुत बड़ा है। विकास और ज्यादा रोने लगता है और अपने माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। ये सब चित्रा दूर से देख रही थी। सही मायने में आज विकास को एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी गलती की थी। तभी तो चित्रा भी उसे इतनी बड़ी गलती के बाद भी माफ कर दी और वहाँ से चली गई। विद्या विकास को गले लगा लेती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। साथ ही कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ माता पिता अपने बच्चों की गलती को छुपाते हैं, पर ये सही नहीं है। जैसे हम छोटी छोटी गलतियों के लिए उन्हें डांटते हैं, वैसे ही बड़ी गलतियों के लिए उन्हें सजा भी देनी चाहिए। विद्या की तरह अगर हर पेरेंट्स हो जाए तो कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, और करेगा भी तो बाद में उसे गलती का एहसास हो जाएगा। इसलिए हम पेरेंट्स को विद्या से सीखना चाहिए। ये तो थी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।